हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो फिर से हम आज एक नया वीडियो लेक्चर लाए हैं और आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसके पहली वाली क्लास में हमने जाना था चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या होते हैं, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। चार्जेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ा था। अब आज हम जानेंगे चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको कैलकुलेट कर। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकालें, दिमाग और ध्यान बोर्ड की तरफ दें, समझते चलें, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते चलें। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सभी लोगों का ध्यान इधर। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कूलम्ब्स? तो देखो, जब भी इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन, ठीक है ना, बेसिकली कूलम्ब्स ने दिया था। उन्होंने बोला कि कभी भी अगर दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को समझना है, क्लियर, क्या समझना है कि दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को समझना है, तो उसके लिए, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, अगर चार्जेस के बीच का अगर इंटरेक्शन को समझना है तो हम क्या लगाएंगे? कूलम्ब्स लॉ। क्या लगाएंगे हम? कूलम्ब्स। तो उसी को किसने समझाया? कूलम्ब्स ने समझाया। तो चलो समझते हैं। बेटा, एक चार्ज दिया है Q1 और एक और चार्ज दे दिया है Q2। दोनों के बीच की जो दूरी है वो ले ली R। तो अब होता क्या है, ये चार्ज इसको बैठने नहीं देगा और ये चार्ज इसको बैठने नहीं देगा। या तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या लगाएंगे? फोर्स। तो इसको बोला जाता है बेटा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब पहले चार्ज ने उसके ऊपर फोर्स लगाया और दूसरा चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो लगा दिया F(1) ड्यू टू 2। पहले चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्ज के कारण। और जो दोनों वेक्टर है ना, F12 और F21, दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं? उल्टे वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर्स। तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग लगाएंगे। अरे पहला वाला वेक्टर जितना दूसरे पे लगा रहा है उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगाएगा। और इसको समझने के लिए क्या बोला कि जो फोर्स होता है ना बेटा, उन्होंने समझाया स्टेटमेंट, जो फोर्स होता है वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बराबर होता है। जो फोर्स होता है वो उनकी दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चीजों को मिलाकर तो जो फोर्स को बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R²। प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाया और यहां पर क्या लगाया? K, फिर Q1, फिर Q2 और नीचे कितना हो गया? R²। तो ये जो फोर्स कहलाता है ना, इस फोर्स को बोला जाता है कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। और इस फोर्स से, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स। यहां पर ये जो K है, K होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस k का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1/4πε0। इसको रीड करा जाता है एप्साइलन। इसकी कहानी बताएंगे अभी आगे, इसको और समझाएंगे इसको अभी अपन आगे के होता क्या है। ये परमिटिविटी बोला जाता है बेटा, इसको बोलते क्या है परमिटिविटी। और रीड कैसे करते हैं, एप्साइलन नॉट से इसको क्या करते हैं रीड करते हैं। तो ये तो हमने देखा क्या कूलम्ब्स फोर्स। यहां पर ये जो k होता है इसका वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब। अरे देख लीजिए ना फोर्स, तो फोर्स की न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 कूलम्ब का स्क्वायर, तो वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमने इसकी यूनिट निकाल ली, वैल्यू क्या हो गई 9 × 10 की पावर 9। तो कोई भी न्यूमेरिकल में हमें k का वैल्यू पुट करना है 10 × 9 की 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। क्या पुट करेंगे 9 × 10 की पावर 9। सभी मीडियम के लिए होता है 4। एयर की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं, इन सभी मीडियम के अंदर k का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 यूज किया जाता है। तो ये तो हमने देखा कूलम्ब्स लॉ। नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ नई बातें। तो फटाफट नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। की वैल्यू लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10 की पावर -12। ये तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लिया, ठीक। यूनिट भी लिख लेना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो होती है ना ये 8.85 × 10 की पावर -12, इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी। क्या रीड करते हैं इसको परमिटिविटी। चलिए हटा रहे हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को हम जानते हैं, नोट कर लेंगे फटाफट। चलिए, तो मतलब दो चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमने उसके लिए क्या सीखा, कूलम्ब्स लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया F = K Q1 Q2/r²। ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना, कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कूलम्ब्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, सवाल आएगा कि क्यों, तो क्यों का जवाब देते हैं ना, ध्यान इधर देंगे। हमें मालूम है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। यही कारण है, दैट्स वाई इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला गया। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो इसका जो ग्राफ भी बन जाता है ना, वो इस तरीके का ग्राफ बनता है। आगे भी और ग्राफ देखेंगे। तो इसी कारण से यहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² का। तो ये जो r है ना, r जैसे जैसे r बढ़ाओगे, जैसे जैसे r को क्या करोगे आप बेटा बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे। अरे इधर r बढ़ रहा है, इधर क्या है फोर्स और इधर क्या है r। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे, चार्जेस को दूर करते जाओगे, तो फोर्स डिक्रीज होते जाएगा। फोर्स क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये जो फोर्स होता है ना बेटा, कूलम्ब फोर्स है के Q1 Q2/r² है। तो ये फोर्स K के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और K तो क्या है कांस्टेंट है, और यहां पर चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी।
तो जितनी दूर रखा फोर्सेस जो लगेंगे उसको महसूस होगा, वो कमजोर होगा। तो आर को मान लो यहां पर अपन ने आर को दुगना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, समझे बात को, 2 टाइम्स कर दिया। तो बेटा फोर्स जो है ना, फोर्स तो है के Q1 Q2 बाय 2R का होल स्क्वायर, यानी कि के Q1 Q2 बाय 4R स्क्वायर हो रहा है। तो ये दिख रहा है कितना गुना कम हो जाएगा, तो बेटा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब R डबल तो फोर्स 4 गुना कम, R 4 गुना बढ़ाया तो फोर्स 16 गुना कम। तो मतलब 2 चार्जेस को दूर करो तो फोर्स घटते जाएगा, एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ेगी तो रिश्ते खराब होंगे, और ये रिश्ते खराब करने के लिए कौन आए, कूलम्स लॉ आए। ये दूरियां बढ़नी नहीं है, दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। तो दूरियों की बात थी, वही बात है। तो जानम सोच लो मिट गई दूरियां, तुम यहाँ मैं यहाँ, हम यहाँ तुम कहाँ। तो वही सोच के कूलम्स ने क्या बना दिया, फोर्स बना दिया कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाई तो फोर्स कम हो गई, रिश्ते खत्म हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस हो गए। समझते हो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब? तो आप, अरे लॉन्ग डिस्टेंस मतलब तो समझते होंगे ना? नहीं समझते, रहने दो। चलो वेक्टर फॉर्म पढ़ता हूं, अब मैं वेक्टर फॉर्म समझता हूं। इसके बाद आता है इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ है उसका कौन सा फॉर्मेट है? अब ये वेक्टर फॉर्म। यार 2 चार्जेस को अगर मैंने, एक चार्जेस को बेटा यहां से R1 दूरी पर रख दिया, और एक और चार्ज है इसको मैंने R2 दूरी पर रख दिया, ठीक है। एक चार्ज को R1 और एक को कहां पर रख दिया, R2 वेक्टर पर रख दिया। तो ये जो वेक्टर है ना दोनों चार्ज के बीच में, ये वेक्टर हो जाता है बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कैसे निकाला? अरे हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ, पढ़ा था ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ से ही हमने सीखा है, कोई नई चीज कुछ भी नहीं लाया। अरे ट्राइंगल लॉ ने सिखाया था कि एक वेक्टर R1 है, दूसरा वेक्टर R2 है, तो तीसरा वेक्टर C वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो यहां पर वही चीज करी, एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, तो दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। जब करके देखोगे ना बेटा, तो जब करके देखोगे तो नेट सम क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमें बताया था किसने? ट्राइंगल लॉ ने। तो यहां पर वही करा है, नहीं समझ में आया देख लेते हैं, कोई बात। अरे एक वेक्टर यूं है, दूसरा वेक्टर यूं है, तो तीसरा वेक्टर यूं बन रहा है। तो आप देखो ना, ये R2 वेक्टर हो गया, मान लो ये C वेक्टर अभी नहीं पता है हमें, अननोन है, ये R1 वेक्टर है। तो R2 वेक्टर प्लस C वेक्टर, अरे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ बन रहा है ना, इक्वल टू R1 वेक्टर। आया समझ में? अरे तो भैया C वेक्टर ही तो अननोन है, यही तो निकालना है, तो इसको क्या लिख दिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आ गया? यही बात मैंने यहाँ बोली। तो चलो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा भैया? इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। और ये वाला इसके ऊपर लगाएगा। तो चलो मैं कैलकुलेट करता हूं। हाँ जी, मुझे मालूम है एक चार्ज Q1 है और दोनों के बीच की दूरी बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, और दूसरा चार्ज यहां पर रखा है Q2।
तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, के Q1 Q2 दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय दूरी कितनी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक, ये तो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि Q2 वाला किधर, डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो डायरेक्शन किधर है, इधर है, F1 ड्यू टू 2 वेक्टर। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात, तो मैंने डायरेक्शन क्या लिख दी, जब भी इस डायरेक्शन को लिखते हैं तो भैया R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन है ये, R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन, और डायरेक्शन को डिनोट करते हैं बेटा कैप्स। तो बस ये कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, F12 वेक्टर के Q1 Q2, नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ना हम वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। तो जो F12 वेक्टर है वो हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कितना हो गया, R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और एक पावर 1 यानी होल। और डायरेक्शन क्या हो गई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, इसका वेक्टर फॉर्म। जब दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स, उधर, मतलब ये इधर दिख रहा है, तो अब वैसे ही बेटा 2 पे क्या लगेगा, 2 पे बस उल्टा कर दो, के Q1 Q2 नीचे कितना हो गया, R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे यहां 1 2 था तो यहां 2 1 है, और ऊपर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, और ऊपर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमने वेक्टर फॉर्मेट देखा। कौन सा फॉर्मेट था, वेक्टर फॉर्मेट, और वहां पे इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ R बोल देते हैं, जनरल फॉर्मूला। तो हमें ये हमारा कौन सा वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर जब भी अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी ना बेटा, तो ये F12 वेक्टर का निकालो या फिर F21 वेक्टर का निकालो, हमने अभी देखा था ये दोनों सेम होंगे। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो कभी भी कभी कोई वेक्टर का सवाल आता है ना, जेई में इस टाइप में क्वेश्चन पूछते, उनको बहुत पसंद है यहां से वेक्टर फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। तो हमें वेक्टर वाली डायरेक्शन निकालो और उस डायरेक्शन को हम पुट कर देंगे। तो यह तो वेक्टर फॉर्मेट हुआ, काय का, कूलम्ब्स का। और एक चीज और है, वही F12 वेक्टर जो है ना प्लस F21 वेक्टर, दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अरे कैसे, अरे एक फोर्स इधर लग रहा है F12 और एक फोर्स अगर इधर लग रहा है F21, तो भैया दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाता है, 0। तो जब भी अगर इस तरीके से निकालना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे फटाफट, छाप लेंगे पूरा का पूरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें जानते हैं और कि फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर होगा। आप सोचेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका भी फॉर्मूला इससे मिलता जुलता कुछ रहेगा। नोट कर ले वेक्टर फॉर्म, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। हम अब हम समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन
कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे हम? ठीक। तो चलो समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले तो मैं कुछ इनके बीच की सिमिलैरिटीज जानता हूं। देखो यार, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है। पहली सिमिलैरिटी है, जो दोनों ओबे करते हैं ना, दोनों जो ओबे करते हैं, बोथ ओबे या फॉलो, बोथ फॉलो 1/r², ठीक है, प्रिंसिपल। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब जो फोर्स एक्ट होता है क्या होता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, जो दोनों है ना, दोनों बोथ फॉलो 1/r², यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों क्या करते हैं? पहला पॉइंट। सेकेंड, जो फोर्स है ना, फोर्स एक्ट होता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस और मासेस। मतलब हमने पिछली बार सीखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी जो दो मास होते हैं उनके बीच में ही फोर्स लगता है, और यहां पर भी चार्जेस के बीच में जो लाइन है ना, उसी के ऊपर ही क्या लगता है? फोर्स लगता है। एक और चीज, जो दोनों होते हैं, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। दोनों कंजर्वेटिव होते हैं, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, तो जो उनके द्वारा वर्क होता है ना बेटा, वर्क डन जो होता है दोनों के द्वारा बाय देम इज पाथ इंडिपेंडेंट, रास्ता नहीं मांगते, पाथ इंडिपेंडेंट मतलब रास्ता नहीं मांगते। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें आगे वर्क निकालेंगे तो वहां पे हमें कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आना चाहिए। तो मतलब दोनों कंजर्वेटिव है, मतलब मैं इधर से इधर जाऊं तो वर्क करूं, किधर भी वर्क होगा तो वर्क एक ही आएगा, वर्क चेंज नहीं होगा। यह विशेषता होती है काहे की? कंजर्वेटिव फोर्स की। अगर मैं इसकी कुछ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं ना, डिफरेंस की, तो डिफरेंस में सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता था? जी। वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता था? जी होता था। यहां पर कूलम्स कांस्टेंट होता है, कूलम कांस्टेंट होता है यहां, और कूलम कांस्टेंट कितना होता है? के होता है। वहां पर वो हमेशा बेटा अट्रैक्टिव होता था। कैसा होता था? अट्रैक्टिव होता था, नेचर में उसका अच्छा होता था, प्यार वाला माहौल फैलाता था हर जगह। और ये दोनों, अरे अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये दोनों होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता था और रिपल्सिव भी हो सकता था। तो मतलब
कूलम्स लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, और ये कैसा होता था, खाली अट्रैक्टिव होता था। ये जो होता था ना, एक और पॉइंट, ये जो होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंडिपेंडेंट होता था, ये इंडिपेंडेंट होता था काहे के ऊपर, ऑफ मीडियम, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं था। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये बेटा एफ ही डिपेंड करता है काहे के ऊपर, डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। वैक्यूम में अलग, एयर में अलग, वाटर में अलग, ग्लास में अलग, कैरोसिन में अलग, मतलब सभी जगह यहाँ पर जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेंगे ना, फोर्स वो हमेशा सेम नहीं होगा, अंतर रहेगा, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड करता है और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बात बताता हूँ, बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल कमजोर, वीकेस्ट फोर्स होता है, कमजोर होता है, इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत होता है, क्योंकि चार्ज पास पास में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम अगर पृथ्वी के ऊपर है तो हर बॉडी पे लग रहा है, पर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या, किसी से भी नहीं हो रहे। मैं बोर्ड से अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्या, नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो मैंने बात करी कुछ डिफरेंस और कुछ कंपैरिजन की बात करी मैंने, कहा में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इससे रिलेटेड हम फोर्स का रेशियो निकालेंगे अगले क्वेश्चन में, समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रेशियो आएगा। दोनों को अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे, दोनों को रख दिया, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या रेशियो रहेगा। हाँ जी, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कूलम्स लॉ के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया है, उन दोनों को r दूरी पर रखा है, ठीक है ना। कितनी दूरी पर रखा है, r दूरी पर रखा है, उनके बीच में हमें रेशियो बताया। तो मतलब एक तो हो गया प्रोटॉन प्लस ही ले लिया, प्रोटॉन प्लस ही ले लिया, और यहां से r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, माइनस ही ले लिया। अब दोनों चार्ज के बीच में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन। मुझे एक बात मालूम है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अरे प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज हो जाएगा। चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, तो ये तो मुझे कुछ
डाटा जो पता था मास और चार्ज के बारे में जब मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। तो मैंने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, वो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स, और वो होता है जी मास पहला वाला, दूसरा वाला मास और आर स्क्वेयर। ये हमने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में मास चाहिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज चाहिए। तो अब सॉल्व करते हैं, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर तो कैंसिल। ये जो के होता है, के का वैल्यू तो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। पहला चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -9, तो पुट कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। फिर एक और बार 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। फिर इसके बाद हो जाएगा नीचे G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। पहले वाले का मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और प्रोटॉन का मास 1.7 इंटू 10 की पावर -27। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इन दोनों को, तो मुझे कुछ कैंसिल होके वैल्यू मिलेगी 2.4 इंटू 10 की पावर 39। मतलब दोनों फोर्स का जो रेशियो आ रहा है ना, रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे बहुत बड़ा है, तभी तो 10 की पावर 39 बहुत बड़ी पावर आ रही है, तो उसका रेशियो भी क्या आएगा, बहुत ज़्यादा। तो एक चार्ज प्लस रखा, एक चार्ज माइनस रखा, आर दूरी पर रखा, और हमने रेशियो निकाला। तो हमें क्या एक चीज़ मिल रही है इस डाटा से कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए हटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी ध्यान इधर देते चले। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। एक ए पॉइंट गिवन है और एक बी पॉइंट गिवन है। ए के ऊपर एक +q चार्ज रख दिया है और बी के ऊपर -q चार्ज रख दिया, ठीक है। और ऐसा बोला है चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, 25% चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो फिर बाद में हमें बताना, फाइंड करना है कि फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो चलो समझते हैं। अगर यहाँ से ए से 25% चार्ज, 25% चार्ज उधर चल गया है, थोड़ा 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 25%, तो यहाँ कितना बचा। तो बेटा चार्ज ए पे जो बचा ना, इस चार्ज का 25% खत्म हो गया। तो Q का सबसे पहले 25% निकाल लेता हूँ। 25% ऑफ Q कितना हो जाएगा, 25 इंटू Q डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना आ गया, Q/4। अब जो बचा कितना ए पे चार्ज, बेटा पहले Q था, Q/4 चले गया। अरे कितना चले गया, Q/4 इधर चले गया, तो इधर कितना बचा, Q माइनस Q/4, यानी कि 3Q/4। फिर B पे कितना चार्ज बचा, तो B पे चार्ज हो गया, पहले -Q था, Q/4 और हो गया, तो मतलब -Q प्लस Q/4, इतना चार्ज B पर बढ़ गया। और यहाँ पर से क्या हो गया,
तो ये हो गया एलसीएम ले लिया 4 माइनस 4 इंटू क्यू माइनस 4 क्यू प्लस क्यू यानी कि माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाय। तो जब 25% चार्ज यहाँ से वहाँ गया तो इसका 3 क्यू बाय 4 हो गया चार्ज और उस पर माइनस 3 क्यू बाय 3 क्यू बाय 4। तो फोर्स निकालते हैं अब हम। तो फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स के की जगह तो के पहला चार्ज 3 क्यू बाय 4, दूसरा चार्ज माइनस 3 क्यू बाय 4, दूरी तो वही है अभी भी आर स्क्वायर ही है, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी आर। तो फोर्स हो गया बेटा के 3 इंटू ये तो चार्ज तो मैग्नीट्यूड के साथ रखते हैं, चार्ज में हम साइन नहीं लगाते। 3 इंटू 3 9, तो 9 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 आर स्क्वायर यानी कि जो फोर्स है ना वो 9/16 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो पहले जो फोर्स था बेटा जब प्लस क्यू और माइनस क्यू था तो फोर्स आ रहा था के क्यू स्क्वायर बाय दूरी आर स्क्वायर और अभी कितना हो गया 9/16 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो नोट कर लेंगे अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा सवाल था कि अगर हमने क्या करा, एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसफर करा चार्ज को, एक क्यू था एक माइनस क्यू था, Q/4 यहाँ से गया तो यहाँ 3Q/4 रह गया तो वहाँ माइनस 3Q/4 रह गया। चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर हम अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इधर हटा दें इसको, हल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा कुछ वेक्टर फॉर्म से जुड़ा हुआ है। कैसा जुड़ा हुआ है? वेक्टर फॉर्म से। तो कैसे करें, क्या बोला है, एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन इसके आसपास इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, टक 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 टक, और बीच में क्या रखा है? प्रोटॉन रखा है। अब हमें बताना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर फॉर्मेट बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। बी ऑप्शन है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर कैप। सी है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और डी ऑप्शन है माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। नीट का सवाल है ये, नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ सवाल है। तो चलो समझते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द जैसे ही घूम रहा था तो बीच में प्रोटॉन है, पता है हमें, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये भी पता है हमें, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगता है। हाँ, तो हम फोर्स लिखते हैं बेटा अगर वेक्टर फॉर्मेट में तो वो होता है कि इसका चार्ज मान लिया प्लस ई, दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज तो कितना होगा ई, तो ई इंटू ई डिवाइडेड बाय नीचे दूरी कितनी है रेडियस आर स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन बताना है, वेक्टर फॉर्मेट दिख रहा है तो वेक्टर फॉर्मेट में डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? अरे आर कैप की डायरेक्शन में होगी ना, इधर इधर या इधर इधर, रेडियस की डायरेक्शन में। रेडियस जिधर है रेडियस, तो रेडियस इधर, तो क्या पुट कर दूंगा मैं आर कैप। सॉल्व कर लेते हैं तो एफ बराबर हो गया
F बराबर हो गया यहाँ पर k² डिवाइडेड बाय r²। और ये जो आर कैप है ना, आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस r, यानी कि r लिख देते हैं। तो जो फोर्स है, फोर्स वो हो गया k² डिवाइडेड बाय r³ इंटू वेक्टर r। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। हमें वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। तो यहीं पे हमने इस तरीके से सॉल्व करा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। क्लियर होगा सभी लोगों को, सभी बच्चों को। तो भैया देखते रहे वीडियो को, सॉल्व करते रहे क्वेश्चन, साथ साथ में प्रैक्टिस करें। हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बनाएंगे। तो फिजिक्स को समझना है, इंटरेस्ट लेना है, जानना है, पहचानना है और फील करना है। तो लेक्चर्स जरूर और सपोर्ट करते रहें, जुड़ते रहें और प्यार देते रहें और नोट कर लें। तो फिर अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब इसके बाद हम सीखते हैं सुपरपोजिशन पढ़ते हैं थ्योरम। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम समझेंगे क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आगे हम सीखते हैं अब सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम काय के लिए, कूलम्स लॉ या फोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम काय की, कूलम्स फोर्स के लिए करनी। कूलम्स, तो क्या होती है सुपरपोजिशन, अगर कई इफ 3 or more चार्जेस 3 या 3 से ज्यादा चार्ज दे रखे हो आर गिवन, क्लियर, 3 या 3 से ज्यादा चार्ज दे रखे हो, देन नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर अगर मैं फोर्स निकालूंगा, विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट। तो मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा चार्ज और हमें एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो वो बेटा सारे चार्जेस जितने प्रेजेंट है सभी के कारण फोर्स। कैसे, अरे मान लीजिए एक चार्ज दे दिया Q1, ये दे दिया Q2 और ये दे दिया Q3। हमसे बोला है 1 पे चार्ज निकालो, काय पे निकालो, फोर्स 1 पे नेट फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स अगर 1 पे निकालना है, फाइंड नेट फोर्स अगर निकालना है, तो क्या करूंगा, ऑन Q1, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या लिखूंगा, F12 प्लस फोर्स वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 3। सही है। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल सकता हूं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज, बहुत सारे चार्ज रखे और एक चार्ज पर निकाल, तो सभी के कारण जितना भी फोर्स लग रहा है, सभी फोर्स का कैसा सम कर देंगे हम, वेक्टर्स। और वैसे ही अगर भैया सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिए ना, अरे सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिए, बहुत सारे चार्जेस रखे, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए, तो जो नेट फोर्स रहेगा ना बेटा nth चार्ज पे,
जो नेट फोर्स रहेगा nth चार्ज पे वो क्या रहेगा, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑफ n ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑफ n ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। सारे चार्जेस के कारण क्या लेंगे हम, फोर्स उसके ऊपर कैलकुलेट करें। तो ये प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 QN, तो क्या करो, सभी के कारण निकालो। आया समझ, सभी के कारण कैलकुलेट करें। तो नोट कर लेंगे जी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और हम बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें क्वेश्चंस को कैसे देखना है। कर लिया नोट? तो चलो हटा रहे हैं इसको, पॉज कर लेंगे, समय ज़्यादा थोड़ा सा लगेगा इसलिए पॉज करके नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलेंगे। सुंदर सुंदर नोट्स होने चाहिए आपके पास। एक बेटा कुछ धांसू काम की बात में कर देता हूँ बेटा, काम की बात एक में कर रहा हूँ। क्या काम की बात कर रहे हो सर? अरे बेटा अगर 3 चार्ज 4 चार्ज 5 चार्ज 6 चार्ज 7 चार्ज, यार बहुत सारे चार्ज अगर दिए और बोला है एक के ऊपर फोर्स जो निकाल रहे हैं, तो दूसरा वाला उसको कुछ छेड़खानी करेगा क्या, उंगली करेगा क्या, परेशान करेगा क्या? तो नहीं, मतलब इंटरेक्शन। अरे जो इंटरेक्शन होगा ना, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन विल नेवर अफेक्ट बाय अदर चार्जेस प्रेजेंट देयर। मतलब दूसरे चार्ज जो प्रेजेंट है ना, वो दो के बीच में उलझन नहीं बन। अरे एक चार्ज ये रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तो ये बोले हम दोनों मिल गए, तो वो बनेगा विलन कि मैं भी इसको उंगली करूंगा, अरे मैं भी इसके पीछे जाऊंगा, अरे मैं भी इसके पीछे पड़ूंगा। पर ऐसा नहीं है, इसका कुछ भी यहाँ पर रोल नहीं चलेगा। जब दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट, आपस में दोनों जुड़ रहे हैं, आपस में दोनों लगे भिड़े, तो ये बीच में विलन बनने का काम नहीं कर सकते। इसके कारण कुछ भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं। यही चीज होती है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्ट। ठीक है ना? अब एक सवाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका। एक अपने को क्या दिया है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूरी ए, ये भी दूरी ए और ये भी दूरी ए। यहाँ एक चार्ज रख दिया Q प्लस Q और यहाँ पर भी रख दिया प्लस Q और यहाँ पर भी रख दिया प्लस Q। अब अपने से बोला है बेटा फाइंड करो नेट फोर्स एट ए पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना है। क्लियर? क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स एट ए लगाऊंगा तो फोर्स एट बी एट ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स एट ए ड्यू टू सी। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस, तो फोर्स दूर, रिपल्सिव, दूर दूर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फोर्स दूर। एरो समझ में आ रहे हैं? हमने वहां पर बात करी थी वेक्टर, ये वेक्टर सम होता है वेक्टर। तो भैया ये वेक्टर इधर, वो वेक्टर इधर, दोनों वेक्टर दूर दूर, अरे दोनों वेक्टर ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेंगे, तो ये वाला इसके ऊपर उधर और ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा ना? तो हमें वेक्टर सम भी निकालना है। अरे यार ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, सही है। इसको क्या बोलूंगा मैं? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सही है।
और इसको क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी है दूरी, ए स्क्वायर। और ये भी तो सेम होगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और दूरी कितनी है, ए स्क्वायर। बस अब इन दोनों फोर्स का, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, और इन दोनों फोर्स का हमें क्या निकालना है बेटा, वेक्टर्स। तो बेटा ये वाला फोर्स भी कुछ एफ ए बी की अगर मैं बात करूं, या एफ ए सी की अगर मैं बात करूं बेटा, ये कुछ ना कुछ एफ फोर्स है। क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, तो मैंने मान लिया उसको एफ कैलकुलेशन के। चलिए वेक्टर सम, तो नेट वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या होता है, जब भी दो वेक्टर दिए होते हैं, पहले वाले का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला इंटू दूसरे वाला इंटू कॉस एंगल बिटवीन वेक्टर, कितना है 60। ये होता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। कभी भी दो वेक्टर दिए तो पहला वाला एफ स्क्वायर, दूसरा वाला भी एफ स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 से 1/2। तो जो नेट फोर्स हो गया ना, नेट फोर्स वो कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 3f, और ये आ जाएगा हमें सॉल्व होके √3f, और f की जगह पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, कितना आ रहा था f, बोलो, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यही माना था, पुट कर दो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर 3, 4 कितने भी चार्जेस के बीच में क्या निकाल सकते हैं। तो हमेशा कौन सा सम आएगा, वेक्टर सम की जरूरत है, नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं फिर और सवालों की तरफ। हटा रहे हैं इसको, हटा रहे हैं इसको, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हाँ जी, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने को वापस से चार्ज रख दिया, एक स्क्वायर दिया, क्या दिया बेटा, एक स्क्वायर, ये हो गया a प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b, ये पॉइंट हो गया c, और ये पॉइंट क्या हो गया d। इन चारों चार्ज के कारण हमें फाइंड करना है, फाइंड नेट एफ एट पॉइंट एट चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। जो माइनस क्यू चार्ज रखा है मतलब एट चार्ज डी, क्लियर है, माइनस क्यू, या ऐसे लिख देते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट डी। डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है इसके कारण हम क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू अगर है तो माइनस और प्लस क्यू के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में कभी फोर्स लगेगा ना बेटा, तो वो कैसे लगेगा, ये माइनस और ये क्या है, प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये क्या है, प्लस, वैसे ये माइनस और ये क्या है, प्लस।
तो अगर इन दोनों के अगर मैं फोर्स की अगर बात करूं तो ये वाला फोर्स इसकी तरफ लगेगा तो ये इधर की तरफ लग गया, अट्रैक्शन। सेम एज इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा, पर ये वाला इसके ऊपर जो रहेगा ना, तो ये भी तो फोर्स है, तो ये भी किधर लग जाएगा, इधर ही लग जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो मतलब ये तो हो गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी सी, तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए है लेंथ, स्क्वायर की लेंथ ए। सेम एज ये भी हो जाएगा, डी पे ए के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ये ए है, ये भी ए है, तो ये √2a हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है डी के ऊपर बी के कारण, वो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। आया समझ? तब हमसे बोला है नेट फोर्स निकालना है, तो बेटा जो नेट फोर्स होगा ना, तो वो फोर्स ड्यू टू सबके कारण, एक इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। और मुझे एक बात बताओ, जो नेट फोर्स होगा भैया इन दोनों का देखना, पहले एक फोर्स तो इधर है, ये तो FDC हो गया, और एक फोर्स इधर है, ये FDA हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसको तो निकाल लूँ, इसको F' बोल देता हूँ, ठीक है ना, या बोल देता हूँ F नेट ड्यू टू फोर्स DC एंड DA। तो कितना हो जाएगा, कौन सा सम लूंगा, वेक्टर सम। देखो वापस से बेटा इसकी भी और इसकी भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम, तो मतलब दोनों को F मान लूं, तो F का स्क्वायर, फिर इसका भी कितना हो गया, F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F स्क्वायर, कॉस एंगल कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो ये तो खत्म। तो बचा कितना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर √2F, यानी कि कितना हो गया √2। तो मतलब ये तो मैंने इन दोनों चार्ज के कारण फोर्स निकाला, दैट इज √2F। अब मुझे निकालना है नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्स ड्यू टू दिस नेट फोर्स और फोर्स ड्यू टू BD। तो फोर्स ड्यू टू DB, तो DB के कारण प्लस कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, फोर्स नेट फोर्स ड्यू टू FDC, और एक और DA। तो भैया ये कितना है, ये आ रहा था के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का A स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर। चलो वो कितना हो गया, वो हो गया बेटा √2 इंटू F की जगह क्या पुट करूंगा, के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर। F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सभी जगह, जहां F दिख रहा है वहां पर मैं के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर बाहर, अंदर कितना बच गया 1/2 प्लस रूट, तो कितना हो गया है के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 बाय, तो ये तो मेरा क्या आ गया फोर्स। तो इस तरीके से मैं नेट फोर्स निकालूंगा जब भी मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए हो, और उसके लिए मुझे क्या जरूरत लगेगा, वेक्टर सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना मुझे आना चाहिए। नोट करें सभी लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार। फीडबैक जरूर दें यार बच्चे लोग, यार फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके बताएं कैसा रहा है। कोई अगर क्वेश्चन में डाउट है कुछ तो जरूर कमेंट करके बताएं, कुछ दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, और अगर कुछ टॉपिक्स आपको कुछ समझने हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं क्या आपको डिमांड। चलिए नोट करेंगे,
फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब हम हटाते हैं इसको। अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम वाले सवाल। इक्विलिब्रियम वाले सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। तो यार इक्विलिब्रियम वाले सवाल में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दो चार्ज रख रखे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी। यहां पर एक चार्ज रख दिया Q और यहां पर भी एक चार्ज रख दिया Q। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है यहां पर O, यहां पर एक थर्ड चार्ज रख दिया Q। नीट का सवाल है, नीट का क्वेश्चन, कर्नाटका का 2013। तो इन दोनों चार्ज के बीच में यहां पर एक चार्ज रख दिया, यहां से ये भी r दूरी पर है और ये भी r दूरी पर, और बोला है कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ना बेटा, सिस्टम ऑफ चार्ज जो दे रखा है, सिस्टम ऑफ चार्ज है वो इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, काय के अंदर है वो, इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम। तो बेटा जब भी सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है, काय में होता है, इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर एक जगह पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहां पर जीरो हो रहा है, चाहे यहां हो जाए या चाहे यहां हो जाए, दोनों जगह नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अरे इस पॉइंट पर अगर मैं बोला हूं इक्विलिब्रियम में, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो मतलब उस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण अगर जोड़ूंगा तो दोनों चार्ज के कारण का जो फोर्स है ना, नेट फोर्स, वो जीरो होगा तभी तो, नहीं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो आए ना। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो इसका इसके ऊपर फोर्स वो हो गया के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय दूरी हो गई आर स्क्वायर, सही। अब इसका इसके ऊपर फोर्स हो गया प्लस के Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, जीरो। बस अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसको RHS में ले जाता हूँ। तो ये तो हो गया के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और उधर कितना हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4r। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल। तो यहां पर एक रिलेशन क्या आ गया बेटा, Q इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, ऑप्शंस दिए थे 4, ए ऑप्शन लिख देता हूं Q बाय 2, बी ऑप्शन लिख देता हूं माइनस क्यू बाय 2, सी ऑप्शन लिख देता हूं प्लस क्यू बाय 4, और डी ऑप्शन लिख देता हूं माइनस क्यू बाय 4। तो मतलब जब भी अगर आप दो चार्ज के बीच में एक चार्ज रखोगे और बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो चार्ज, वो उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस क्यू बाय, यानी कि ये चार्ज माइनस क्यू बाय 4 मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज लिया अगर हमने, तो यहां पर नेट फोर्स तभी जाकर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा। नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। मतलब ये सब थर्ड चार्ज के सवाल चल रहे हैं, तीसरा चार्ज कहां रखें।
चलिए हटाते हैं अब इसको, हटाएंगे हटाएंगे। आज बाहर मौसम बहुत बड़ा मस्त मस्त हो रहा है, तो ये पहले मौसम की बरसात हो रही है, तो एक गाना वही दिमाग में आता है। चलिए ये मौसम, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड चार्ज वाले क्वेश्चन करें। थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, थर्ड चार्ज को कहाँ रखें जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो। काय के अंदर हो सिस्टम? इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यार पहला एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, बोला है क्या, एक तो चार्ज रख दिया यहां पर Q और एक चार्ज रख दिया +9, दोनों एक जैसे चार्ज, इनको बेटा R दूरी पर रखा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कहां पर थर्ड चार्ज रखे, ठीक है ना, वेयर थर्ड चार्ज kept to become system in equilibrium। सिस्टम काय में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मतलब दोनों चार्ज से थर्ड चार्ज कहाँ रखे जिससे हमारा सिस्टम काय में रहे? इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। तो चलो समझते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करा, एक +Q था और एक +9, मैंने सोचा चलो इधर क्यों ना रख के देखें, तो मैंने इधर रखा तो ये प्लस था, यहां से कुछ दूरी पर इसके कारण फोर्स इधर आ रहा था, मैंने इसके कारण देखा तो इसके कारण भी फोर्स दूरी आएगा, तो भैया यहाँ तो पहला भी फोर्स इधर और दूसरा भी फोर्स इधर, तो टोटल फोर्स इधर, अरे टोटल फोर्स इधर आ रहा है, नेट फोर्स। तो इक्विलिब्रियम में तो भैया वो जगह होगी यहाँ पर नेट फोर्स 0 जैसा हो जाए, ये तो बोल रहा है कि दोनों इधर, तो नेट फोर्स तो उधर ही आएगा, तो ये बात तो क्या हो गई गलत। अब मैं बात करता हूं इधर, तो भैया ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये F2 था, उसके कारण इस पे भी फोर्स इधर ही लगेगा, तो भैया ये भी बात गलत है, नेट फोर्स तो इधर आ जाएगा। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, L दूरी पर रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी? L। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बीच में रख कर देखूं, तो ये अगर प्लस चार्ज है तो एक के कारण उधर, और अगर इस चार्ज के कारण तो इसके कारण इधर, तो मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना x दूरी लेते, तो यहाँ से कितना हो गया? L - x। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके कारण तो इधर F1 और उसके कारण उधर कितना हो गया? F2। तो नेट, हाँ फिर भी लग रहा है मुझे इस जगह पर एक इधर, तभी तो 0 होगा, दोनों अपोजिट, अरे एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तभी तो 0 हो सकता है, दोनों अपोजिट। तो चलो करके देखते हैं। इसके कारण कितनी दूरी पर है? x, और उसके कारण L - x। तो ये कितना हो गया? लिखते हैं फोर्स के Q, फिर के Q, यहां पर है, यहां पर रख दिया हमने Q चार्ज, के Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो यहां पर उधर के कारण एक और फोर्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा के Q डिवाइडेड बाय L - x का स्क्वायर, या 9Q। मतलब एक उधर फोर्स बराबर इधर फोर्स, इक्विलिब्रियम मतलब उधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तभी तो नेट होगा 0। सही, क्लियर। तो
K से तो K कैंसिल, Q से Q भी कैंसिल और Q से Q भी कैंसिल। तो ये ऊपर गया तो वो हो गया L माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर जैसा बन गया। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये L माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये एक्स। इधर 9 हो गया ये। हाँ जी, तो ये सॉल्व करके देखेंगे तो इसको मैंने सॉल्व करा तो ये हो गया x माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। 9 का वो कितना, ओपन कर लेते हैं एक बार प्लस से और एक बार। तो पहला हो गया L माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 3 और दूसरा हो गया L माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू माइनस 3। सही है। तो कितना बचा, तो बेटा L माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 3a, तो 3 इंटू एक्स 3x, तो L माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो गया, यानी कि L इक्वल टू 4x हो जाएगा, तो x बराबर L बाय 4। सही बात, L बाय 4 का। और दूसरे से भी कर लेते हैं कैलकुलेट, तो वो हो रहा है L माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू माइनस 3, तो L माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, तो L इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2x, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस L बाई 2। सही। तो ये तो बोल रहा है माइनस L बाई 2 और ये बोल रहा है L बाय 4, और लेंथ कोई नेगेटिव तो होगी, तो ये तो क्या है, नॉनसेंस। अरे पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव लेंथ पॉसिबल है क्या, नहीं। तो मतलब कहाँ पे होगा x, L बाय 4, मतलब यहाँ से तो L बाय 4 दूरी पर हो गया। इसका मतलब है कि Q चार्ज से तो L बाय 4 दूरी पर हो गया, और वहाँ से कितना हो गया 3L बाय 4, L माइनस L बाय 4 यानी 3L बाय 4 दूरी पर हो गया। तो जब भी हम एक चार्ज रखेंगे, अगर इस दूरी पर रखूंगा तो यहाँ पर सिस्टम कायम रहेगा, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। नोट कर लेते हैं फिर एक इसके बाद धांसू ट्रिक बताएंगे आपको, एक धांसू ट्रिक लिखते हैं हम इसके बाद। इजी है क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं फिर आगे हम। चलिए हटाते हैं इसको। जो धांसू ट्रिक है, कैसी ट्रिक है बेटा, धांसू ट्रिक। धांसू ट्रिक क्या है, क्या बोलते, अगर इफ टू सेम चार्जेस, टू सेम चार्जेस, सेम चार्जेस का मतलब आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L, अगर दोनों या तो प्लस के या दोनों माइनस के चार्ज को L दूरी पर रखा है और बोला है टू कीप थर्ड चार्ज, कैसा चार्ज, थर्ड चार्ज, देन इट विल बी calculate by, and to keep third charge then it will be calculated by x equal to root q1 divided by root q1 plus root q2 into L। मतलब जब भी दो चार्ज दे रखे हैं और दोनों या तो प्लस में है या दोनों माइनस में है, और हमें निकालना है थर्ड चार्ज का रखें, तो हम काहे से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल सकते। और जो थर्ड चार्ज रहेगा, थर्ड चार्ज जो रहेगा विल बी बिटवीन, वो दोनों के बेटा बीच में रहेगा, बिटवीन बोथ चार्ज।
द थर्ड चार्ज विल बी बिटवीन बोथ चार्ज। कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं सेंटर में, आगे पीछे। अभी हमने जैसा देखा L/4 और 3L/4, मतलब दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। क्लियर है? और उसका x निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पर बेटा जो Q1 रहेगा ना, ये वाला फर्स्ट चार्ज रहेगा, छोटा वाला, मतलब छोटा वाला चार्ज। और Q2 क्या रहेगा, अरे बड़ा चार्ज। कौन सा चार्ज, बड़ा चार्ज। अरे निकाल के दिखा देते। अभी हमने x निकाला, रूट कितना पुट करा, कितना था चार्ज Q, बड़ा चार्ज कितना था, बड़ा चार्ज था 9Q, L पे आया था, तो x बराबर कितना हो गया, ये तो हो गया Q रूट नीचे, ये भी रूट Q, और ये रूट 9 को क्या लिख दिया, 3 रूट Q इंटू L, तो कितना आ गया था x, तो ऊपर तो आ गया रूट Q, नीचे कितना हो गया रूट Q प्लस 3 रूट Q, 4 रूट Q इंटू कितना हो गया L, तो रूट Q से रूट Q कैंसिल, तो कितना बचा, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया L/4, यही आ रहा था और हमारा आंसर। तो मतलब हम इससे चेक कर सकते हैं। और छोटू ट्रिक हमारी ये हो गई, कैसी ट्रिक हो गई, छोटू मतलब धांसू ट्रिक। लिख लेंगे सभी लोग, नोट कर लें। चलिए हटा दे, क्या पोज करके नोट करते चलेंगे, टाइम थोड़ा सा बचाते चलेंगे। चलिए हटा रहे हैं इसको अब अपन। अब एक और सवाल देखते हैं। ये तो हमने क्या देखा, किनके लिए बात करी, जब एक जैसे चार्ज थे, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब मैं इसी का सेकेंड एक क्वेश्चन और देखता हूं। अगर मान लो एक तो प्लस Q चार्ज दे दिया और एक नेगेटिव में दे दिया, दूरी अभी भी L ही है, सेम है, तो अब कहाँ रखेंगे थर्ड चार्ज, तो वापस से सोचना पड़ेगा। पहले इधर सोचा, हाँ जी, चलो यहां से कुछ दूरी पर x पे रखा, तो इसके कारण तो इधर F1 और इसके कारण इधर F2। हाँ हो सकता है, पर नहीं यार नहीं, थोड़ा सोचो ना बेटा, वैल्यू तो मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे, तो ये दूरी तो बहुत कम, वो दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण फोर्स तो कमजोर आएगा, मतलब इधर वाला कमजोर और इधर वाला तेज, इधर वाला कमजोर इधर वाला तेज, तो हो सकता है इधर की तरफ ही नेट फोर्स है। सोच रहे हैं आप, करके ट्राई चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है और दूरी क्या है कम, ये छोटा चार्ज है और दूरी और ज्यादा है, तो चार्ज भी छोटा दूरी भी बड़ी, तो फोर्स तो बहुत कम आएगा ना। यहाँ चार्ज बड़ा है और दूरी कम है, तो फोर्स ज्यादा आएगा ना, पता है हम। तो मतलब इधर का फोर्स तो मजबूत और इधर का फोर्स वीक, तो नेट फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा। तो अब मैं सोचता हूँ इधर कुछ बात बने क्या, इधर कुछ बात बन सकती है क्या, तो इधर चेक करते हैं। पहले वाले के कारण, नेगेटिव के कारण, तो इधर F1, हाँ भैया अब दूरी है कुछ बड़ी, सही है, तो थोड़ा बहुत इसका फोर्स कम होगा। अब ये चार्ज छोटा है पर दूरी भी कम है, हाँ तो इसका फोर्स इधर F2 हो सकता। हाँ यार, अब इस केस में दोनों जरूर बराबर हो सकते हैं, तो ये वाला एक तो हो गया F1 और एक और क्या हो गया F2, समझे बात को। और ये दोनों के बीच का, बीच में भी रख के देख लेते हैं बेटा, अगर प्लस से रखता तो इधर आता और माइनस पे रखता तो भी इधर आता, तो ये तो सफा ही गलत, असंभव, हो ही नहीं सकता, बीच में तो कभी रख ही नहीं सकते हैं हम चार्ज, मतलब चार्ज में इधर ही रख सकते। तो देखता हूं करके, मैंने यहां से इसको मान लिया कुछ x दूरी पर रख दिया, कितनी दूरी पर रख दिया x, तो ये कितना हो गया, ये टोटल L है, तो यहां से कितना हो गया, वो हो गया x प्लस L। तो चलो यहां पर नेट फोर्स कर देते, तो F1 का फोर्स का मैग्नीट्यूड और F2 का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। देखते हैं हम कहाँ आ रही है वो x की वैल्यू।
तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूरी कितनी एक्स का स्क्वायर, और वो हो गया के 9Q, कितना हो गया ये 9Q और ये Q, तो कितना हो गया 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने दूसरा वाला निकाल लिया। अब इसको के को और के को कैंसिल कर दूं, इस Q और Q को भी कैंसिल कर दूं, इसको इधर ला दूं, तो ऊपर हो गया वो L प्लस एक्स बाय एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 9, तो ये तो हो गया L प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 वापिस। तो L प्लस एक्स बाय एक्स को एक बार 3 ले लिया और एक बार L प्लस एक्स बाय एक्स को मैंने माइनस 3 ले लिया, सही। तो L प्लस एक्स इक्वल टू 3x हो गया, और यहां पे L प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3x हो गया, तो ये L इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू L बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस L बाय 4 हो जाएगा। तो भैया अब ये तो असंभव हो गया, तो मतलब कितनी दूरी पर रख सकते हैं, L बाय 2 दूरी पर रखेंगे, मतलब यहां से L बाय 2 दूरी पर अगर रखेंगे तो हमारा जो चार्ज अगर हमने रख दिया ना यहाँ पर एक चार्ज, तो हमारा नेट वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, और यहां पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। एक जरा सी यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, क्यू आएगा क्योंकि हम क्यू चार्ज रख रहे हैं, क्यू मान रहे हैं, वो तो हमने दोनों के बीच में फोर्स निकाल दिया, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कितनी दूरी पर रखूंगा, L बाय 2 दूरी के ऊपर रखेंगे। तो ये तो हमने कैलकुलेट करा, समझा कि किस तरीके से हम जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों अपोजिट चार्ज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, कहां आएगा। तो हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम हमने देखी, और उससे रिलेटेड कुछ वेक्टर रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन देखे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, और वो जोश के साथ तैयारी में जुड़ जाएं। कोई दिक्कत आए कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।